बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिन मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे। 23 अफराद PTI के एक दिन में 4 थाने आरे बाजार, पिंडी का, रेस कोर्स, न्यू टाउन, सिविल लाइन, सादकाबाद, 5 थानों से PTI जो है उनके लीडरान के जो हैं वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो अदालत के ज़रिए ले लिए गए। और उसके अंदर शिबली फराज हैं, मुराद सईद हैं जो कि कैंडिडेट बाय द वे सेनेट के थे तो पहले ही मफरूर हैं। तो मज़ीद उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जरताज गुल जो कि अभी इलेक्शन जीत के आई हैं, शीरी मज़ारी वो बड़ी मुश्किल से पहले उनको ज़मानत मिली थी, जुल्फी बगारी जो कि पहले ही उनके ऊपर एतराज़ आ गया था सेनेट के इलेक्शन लड़ने पे, शहबाज गिल जो कि पहले ही अमेरिका में हैं, जो मसरत जमशेद चीमा, उसके बाद बशारत राजा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर इकराम साई साहब। बड़े नाम ये 22 के करीब तो ये नाम है। आमिर साहब ज्यादती ना करें, सबसे पहले आपको अली अमीन साहब का नाम लेना चाहिए था। आप पहले वो बताएं, वो चीफ मिनिस्टर है। मैंने कहा 23वां नाम जो है ना वो बड़ा अहम है। मैं उनके लिए रोक रहा था क्योंकि उनका एक टोटली बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम है। वो क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। अब उनके नाकाबिले ज़मानत जब वारंट गिरफ्तारी आ जाते हैं सो यहाँ पे एक बहरहाल फेडरेशन है, उसके अंदर ये ख़तरा मौजूद होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब सूबे का एक चीफ मिनिस्टर पिंडी के थाने 5 थानों के अंदर जो है ना उनके वारंट आ चुके हुए हैं। हाँ। और पुलिस अटक के पुल पे अगर तैयार बैठी हो, उधर से वो अपने इंटूराज में आए, वो वैसे ही बड़े अग्रेसिव से आदमी हैं और उनके साथ भी कोई जो है 7-8 असला बरदार उनके गार्ड्स होंगे पुलिस के और उनके ज़ाती गार्ड्स होंगे। तो उनको जब गिरफ्तार करने की कोशिश की, अगर जो कि नहीं करनी चाहिए, उन्होंने ज़रा सी मुज़ाहमत की तो इस बात का खुदा न खास्ता एहतमाल हो सकता है कि यूनिफॉर्म्ड लोग फोर्सेस की आपस में क्लैश हो जाए। ये ख्याल रखना चाहिए। दूसरा फिर 2 सूबों की आपस में जो ये चपलकश हो सकती है और इससे वफाक और सूबा और 2 सूबे पंजाब वर्सेस KP ये मामलात होते हैं। और कल को ये भी हो सकता है कि वो फॉर एग्जाम्पल देखें ना, अभी बड़ा सराहा गया, हमारे जैसे लोगों ने सराहा कि ये कई लोगों ने PTI में बड़ी तनकीद की कि देखें जी वो प्राइम मिनिस्टर के पास मिलने के लिए आए तो उनको सुलह जू नहीं होना चाहिए था। उनकी ज़रूरी है, उनके लिए उनकी नौकरी का तकाजा है, पूरे सूबे का दारोमदार ऑफिस की एक इज्जत होती है जब आप ये आईनी पोजीशंस पे बैठे होते हैं। हाँ। चाहे आप चीफ मिनिस्टर हों, वजीर आजम हों, सदर हों, आपको अपने आईनी तकाजे पूरे करने हैं। तो यहाँ जब भी कोई NFC की मीटिंग होगी, CCI की मीटिंग होगी, वैसे बजट की एलोकेशन के हवाले से वफाक और सूबे का होगा, उनको यहाँ आना पड़ेगा। और जब वो उन्होंने रिसीव नहीं किया तो प्राइम मिनिस्टर को सूबे के अंदर, तो उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। तो अब जब नेक्स्ट टाइम कोई इस मीटिंग के लिए वो आए तो गिरफ्तार हो सकते हैं, और ना आए तो फिर ये इल्ज़ाम लगेगा देखें जी वो नहीं आए। और उसके अंदर एक मज़ीद जो ख़तरा है कि देखें ना, इमेजिन करें कि वो भी सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, तो अगर इस तरीके से पर्चे दर्ज हैं तो कल को वो भी नून लीग के 20 लोगों के प्राइम मिनिस्टर, पंजाब की चीफ मिनिस्टर या किसी को भी हमारे यहाँ पर्चा तो एक मजाक बन गया ना। ये अरशद शरीफ के केस में जो 14 पर्चे करवा दिए गए थे बगैर उसकी एब्सेंस के, जी मैंने TV के ऊपर देखा और ये कह के वो पर्चे दर्ज करा दिए गए और बेचारे की वो शहीद भी हो गया। तो आजकल पर्चा होना, और जब आप चीफ मिनिस्टर हों एक सूबे के, तो थानेदार की क्या मजाल है कि वो ना कर सके। वो भी 14 बंदों के पर्चे दर्ज करा देते हैं, जो ही कोई KP के अंदर दाखिल हो तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये एक फिर टिट फॉर टैट शुरू हो जाता है। सो अली अमीन गंडापुर के ऊपर ये जो वारंट गिरफ्तारी हैं ये एक थोड़ा सा एक डिफरेंट मामला है। तो इन चीज़ों पे बहुत एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब इलेक्शन हो जाए, कोई इलेक्शन जीत जाए और फिर उसके बाद वो एक आईनी ओहदे पे चीफ मिनिस्टर है एक सूबे का, बहरहाल एक फेडरेशन है उसकी एक बड़ी इकाई का, और वो
सेंसिटिव सूबा है, केपी एक हसास सूबा है, उसके साथ अफगानिस्तान की बॉर्डर लगता है। अभी ये कल परसों एक सानिया हुआ है, वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे टीटीपी के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे पहले ही एक इंतशार है, एक टेंशन की फिजा है। तो उस टेंशन में आप एक बैरूनी टेंशन के अंदर जब दाखिली टेंशन डालते हैं तो फिर एक मामला एक बड़ा खराबी का बात हो सकता है। सो मेरी सिर्फ वो होती है कि ठीक है अब तो अदालत ने की है तो क्या है, तो मेरी उम्मीद ये है कि हाई कोर्ट इस चीज को देखेगी और इसके ऊपर जो है नजरसानी शायद की जाएगी। पीटीआई के जितने भी लोग हैं आमिर साहब, खासतौर पे ये जितने भी बड़े बड़े सारे 23 लोग जितने भी हैं, ये सारे अहम लोग हैं पीटीआई के, इन्होंने फैसला किया कि हम अदालत से रुजू करेंगे और उबूरी जमानतों की तरफ हम लोग जाएंगे। उम्मीद है इसके ऊपर वो रिलीफ मिलेगा इन लोगों को। जी वो है, मगर ये आम तासुर ये था कि काफ़ी सारे जो पर्चे हैं, हज़ारों, अब देखें ना 200 के करीब तो इमरान खान के ऊपर है, ये जो हज़ारों पर्चे जब हो जाते हैं तो फिर उससे फिर ये उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। ये आम तासुर पर ये होता है कि जनाब ये एक मजाक बन के रह गया ना। तो उसमें ये इलेक्शन होने के बाद और इस मैंडेट आने के बाद ये आम तासुर था, ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद कोई नरमी की फिजा आए, शायद कोई अफाम तफहीम की फिजा आए, शायद कि कोई थोड़ी सी सियासी फिजा जो है उसमें तलखी कम हो, बातचीत हो, मुल्क के मसाइल के ऊपर तवज्जो दी जाए, मसाइल हल किए जाएं और कुछ ना कुछ जो है दरमियानी राहें निकाली जाएं। किस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। अगर मुझे प्रोड्यूसर साहब बता सके, अभी हम आगे नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी गुफ्तगू करने जा रहे हैं, गालिबन सेनेटर आसिफ करमानी साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मेरे साथ प्रोड्यूसर साहब मौजूद है तो मुझे बताइए प्लीज। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच करमानी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी मैं करमानी साहब क्योंकि उन लोगों में से हैं जो मैं आखिरी नोट अपना कह रहा था कि उम्मीद ये की जा रही थी और अभी भी उम्मीद है कि ये मुल्क जो है इतनी तलखी जब हो गई है तो मुल्क के पिस तो आम आदमी रहा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है और मसाइल ऐसे हैं कि मिल बैठे बगैर इनका हल निकल नहीं सकता। और मैंडेट इस तरह का आ गया है, छोड़ दें उस चीज़ को कि क्या आया था और क्या नहीं बनाया, 47-45 में हम बहस पे नहीं जा रहे। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है, मुख्तलिफ सूबों के अंदर मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत है। पंजाब के अंदर मरियम बीबी बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर बैठी हुई है, केपी के अंदर जो है पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोग बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान में एक कोलिशन गवर्नमेंट है, वफाक के अंदर एक और नून लीग की यहाँ पे गवर्नमेंट है। तो ऐसे मौके पे नागुज़ीर हो जाता है और किरमानी साहब मैं आपसे खास तौर पे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप उन चंद लोगों में हैं जो कि हमेशा अफाम और तफहीम की बात अब से नहीं काफ़ी अरसे से जो है करते रहे हैं, जिसकी मैं समझता हूँ थोड़ी सी आपको सियासी कुछ सजा भी भुगतनी पड़ी है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आमिर मतीन साहब, शुक्रिया सरवत बीबी। देखिए जैसे आपने फरमाया, मैं तो शुरू से ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है ये सबका है और हम सब का ये फ़र्ज़ है कि अपने अपने सियासी इख्तिलाफ़ात, अब इलेक्शन हुए हैं, उस मुतनाज़िया मामला चल रहे हैं, लेकिन ये हमें अब एक हुकूमत बन गई, जैसे तैसे भी इलेक्शन हो गए, अगर जिनको एतराज़ात हैं वो प्रॉपर फोरम्स मौजूद हैं। असल चीज़ की जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसकी तरफ आपने अपने इंट्रो में भी इशारा किया कि भाई अब लोगों के असल इश्यूज हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, गुर्बत है, आपका जॉबलेस पढ़ा लिखा यूथ है, दीज आर द रियल इश्यूज। बिजली के महंगे बिल हैं, सुई गैस के बिल हैं, लोगों के किचन नहीं चल रहे, दीज आर द रियल इश्यूज। और इस पर और फिर सबसे ज्यादा जो इस मुआशरे में एक बड़ा जो एक तहम्मुल वाला, एक टॉलरेंस वाला मुआशरा था, या एक पोलराइजेशन इतनी खलीज हो गई है उसकी कि कोई लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। हमें पाकिस्तान को ना सिर्फ गवर्नेबल बनाना है बल्कि उससे लिवेबल भी रखना है। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि तमाम फरीकैन जो हैं, मैं हमेशा से अर्ज करता हूं कि उनको अपने इख्तिलाफात भुलाकर जो भी हैं अपनी अपनी अनाओं के पहाड़ों से नीचे उतरें और सिर्फ एक चीज सोचें, पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान। और अगर नेक नीति के साथ आप पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए बढ़ेंगे
उसमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, एलीट क्लास को भी मैं कहता हूं, जो रूलिंग एलीट है उसको भी और जो सियासी एलीट है उसको भी। तो कोई वजह नहीं मैं समझता कि पाकिस्तान जो है वो जो इस वक्त एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल से दो चार है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि इलेक्शंस के बाद क्लैरिटी आनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लैरिटी नहीं आई, बल्कि एक मजीद कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। तो इसके लिए अब सबको सर जोड़कर बैठना होगा, सर पकड़ कर ना बैठे अपना अपना, जो होना था हो गया, आगे चलिए, पाकिस्तान को संभालिए। किरमानी साहब यहाँ पे ये क्योंकि ये भी एक रेटरिक का हिस्सा हो गया है, ये भी अब जब इस तरह की आप और हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार ये क्या, ये बस एक सही जज्बाती सी बातें हैं और ये एक लफाजी है। मगर हकीकत ये है कि ये देखा गया है तमाम पार्टीज ही कि जो ताकत में होता है, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी होती है, उसके पास ये ऑप्शन होती है कि वो नरम रवैया दिखाए, रिकॉन्सिलिएटरी जो है एक रोल अदा करे। मगर जो भी ताकत में आता है वो ये ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड नहीं करता, वो ये बातें जब अपोजिशन में होता है तो उस वक्त जाके करते हैं। तो ये विशियस सर्कल है, ये चल रहा है, 75 साल से चल रहा है, ये कहाँ रुकेगा? सर इसको रुकना होगा और इसको रोकना होगा, और इसके लिए सबसे जो बड़ा जो दो मैं समझता हूं अनासिर जो हैं इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। शायद किसी को मेरी बात बुरी लगे, एक तो अवाम है, उन्होंने अपना हक अदा कर दिया वोट देकर। अब ये जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, ये उनका भी काम है, और मेरी इससे मुराद एस्टेब्लिशमेंट से है कि अवाम ने, आपने कहा कि रोल अदा कर दिया, मगर यही है कि अवाम के इस रोल के बाद, यही मैं भी आपके ज्वाइन करने से पहले कह रहा था, फिर ये उम्मीद की जा रही थी कि उसका एहतराम किया जाएगा और कुछ जेस्चर्स आएंगे, जो कि जेस्चर्स बिल्कुल नहीं आ रहे, कहीं से भी नहीं आ रहे, बल्कि आगे से वो एक किस्म का नजर आ रहा है कि तेजी आ गई है, ज्यादा एग्रेशन आ गया है। जिस तरह एक दिन के अंदर आप 23 बंदों के 6 थानों के अंदर से नाकाबिले जमानत जो है, जो इस वक्त इलेक्ट हुए हैं इस मुश्किल हालात में, लोग जो हैं उसमें से वो एक दिन में उनके वारंट आ जाते हैं, तो ये फिर वो इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। देखिए ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत वक्त का काम है, और मैं आपको याद दिलाता चलूं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, उन्होंने जिस दिन मुंतखब हुए थे, उन्होंने दोबारा मिसाके मईशत मफाहमत की बात की है, लेकिन अब दूसरा फरीक बात करने पर आमादा नहीं है जी। तो लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब चूंकि असेंबलियां वजूद में आ गई हैं, अब तो दूसरा फरीक तरलों पे आया है, वो वाली स्टेज गई नहीं, एक स्टेज थी कि वो बिल्कुल एक बेवकूफ़ी कर रहे थे, मेच्योरिटी थी उनकी कि बहुत ज़्यादा उनका ये लचक नहीं दिखा रहे थे। अब तो वो तरले मिनटों पे आ गए में कि खुदा के लिए हमारे से बात करें, हमारे साथ कुछ बुनियादी रिलीफ दे दें हमें। लेकिन आमिर साहब वो जिनसे तरले कर रहे हैं ना, वो सिर्फ वहां नहीं ना बात बननी, उनको अपना जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है, जहां से वो बिलोंग करते हैं, जो उनका मरकज है, जहां से उनको ताकत मिलती है, वो है पार्लिमान। और पार्लिमानी पार्टियां जो है अंदर बैठी हुई इस वक्त, उनको चाहिए आके हुकूमत वक्त से बात करें। चूंकि मैंने जो पिछले चंद दिनों में मुजाहरा देखा, मुझे तो संजीदगी नजर नहीं आई, गालम गलोच हुई है दोनों तरफ से, जो पिछले दिनों असेंबलियों में हुआ। तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। और अगर देखिए, अगर इस वक्त ये सैनिटी प्रिवेल नहीं करेगी, अगर तमाम लोग आपस में नहीं बैठेंगे या उनको बिठाया नहीं जाएगा, तो फिर इस मुल्क में मैं जमहूरियत का फिर कोई मुस्तकबिल इतना ताबनाक भी नहीं देख रहा जी, सच्ची बात। भाई अल्लाह करे कि ये जो है मामला चलते रहे। हम सब जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत के लिए 30-40 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। आपकी मुझे कहने दें कि आपने 6 साल सेनेट के अंदर अपनी पार्टी की और ख़ास तौर पे ये जमहूरी रवायात की बड़ी अच्छी नुमाइंदगी की, और मेरे जैसे लोगों को उम्मीद थी कि आप जैसे लोगों का होना सेनेट में बड़ा ही ज़रूरी है। मगर अभी ये मैंने देखा जो सिलेक्शन हुई है जो है आपकी पार्टी की तरफ से, कि ये टेकर के वो 3-4 लोग जो हैं वो कैंडिडेट बन गए हैं, और वो पार्टी के लोग, बड़े बड़े लोग आपके समेत जो है वो सनाउल्लाह साहब, साद रफीक साहब और बेताशा जो हैवी वेट्स जो 30-40 साल से पार्टी में, वो सब फारिग हो गए हैं। तो ये क्या क्राइटेरियन था, ये क्या बताता है?
देखिए सर, ये तो सेनेट का टिकट है, ये तो क़यादत के फैसले होते हैं उनको। लेकिन मेरी जहाँ तक बात है, मैं काफ़ी अरसे से रिकॉर्ड पे हूँ कि ना मैं सेनेट के लिए इंटरेस्टेड था जी, इस दफ़ा ना मैं अवेलेबल था, और मैंने ये चीज़ बहुत बारहा कन्वे कर दी। लेकिन मैं ये ज़रूर यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि सेनेट के लिए मतलब जो लोग भी हैं उनको या जो कौमी असम्बली में भी लोग हैं, यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग भी कौमी असम्बली में भेजे गए हैं, यकीन मानिए, जो 6 साल बिल्कुल गायब थे। हम तो चलो जी सेनेट पे बोल लेते थे, टीवी टॉक शोज पे दिफा कर लेते थे, ऐसे ऐसे खवातीन हज़रात हैं। लेकिन अब क्या किया जा सकता है जी, ये एक पावर पॉलिटिक्स है और ज़रूरत की चीज़ें हैं। और का कत्ल करके ये पावर पॉलिटिक्स के कुछ नमूने हम भी पेश करना चाहते हैं कि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं, सेनेट की रोज़ की डेवलपमेंट हो रही है कि एक हंसी आ जाती है कि कोई लोगों को हाल माजी का तमाम भूल ही जाता है। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सेनेटर आसिफ करमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और इस इकॉनमी का जो दारोमदार है सरासर अवाम के ऊपर है कि अवाम इस सूरत हाल को किस तरह से ऑब्जर्व कर पाएगी। क्या अवाम इसके ऊपर रिएक्ट करेगी? जो एक महंगाई का तूफान उनके सरों के ऊपर लादा जाने वाला है, जो उनके गले का तौक बनने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफी शहबाज राना साहब ने मेरे ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी, शहबाज राना साहब से खास तौर पे इसलिए भी करते हैं कि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ये इकॉनमी पे, और हमारी तरह रिपोर्टर होने पे फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारा इस वक्त जो इकॉनमी की डायरेक्टली जो ताल्लुक इस वक्त है वो IMF हमारी लाइफलाइन बन गई भी है कि उनके एग्रीमेंट के बगैर हमें एकदम ख़तरा पड़ जाता है कि हम डिफ़ॉल्ट ना हो जाएं। और यहाँ पे शहबाज, मैं आपको की स्टोरीज फॉलो कर रहा हूँ कि जो इस वक्त ऑनगोइंग हमारी नेगोशिएशन चल रही हैं और चंद ही दिनों में या आजकल में ये एग्रीमेंट हो जाएगा। तीन मैंने देखा है, आपकी खबरों से अखज़ किया है, बड़े कट्टे आपने खोल दिए हैं। मैं बारी बारी तीनों कट्टों की बात करता हूँ। एक कट्टा बड़ा ये खोल दिया है कि IMF ने ये कह रहा है कि जनाब आप NFC अवार्ड जो है वो उसको रिविज़िट करें। और NFC अवार्ड जो है हमारी दाखिली सियासत के अंदर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है, जिसके ऊपर एकदम 18वीं तरमीम ख़तरे में पड़ जाती है और वफाक और सूबों की लड़ाई शुरू हो जाती है। और ख़ास तौर पर सिंध, बलूचिस्तान और जो छोटे सूबे हैं उनको बहुत ज़्यादा एकदम इंसिक्योरिटी हो जाती है। और आपकी खबर के मुताबिक उन्होंने बड़ा सीरियस एतराज़ कर दिया है कि जनाब ये आपकी जो 90% जो है ना प्रोविंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो फेडरल से आती हैं और 57% उसका वो देते हैं। और एक बहुत बड़ा तबका है जो वफाक के अंदर ब्यूरोक्रेट्स के अंदर जो ये कहता है कि जनाब इसको रीविजिट करें, सूबे जो हैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे और ये माले मुफ्त, ये कहा जाता है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, इस पे याशी कर रहे हैं। तो करते हैं इस पे तब प्रॉब्लम है, सूबों के लड़ाई शुरू हो जाएगी। नहीं करते तो IMF आपके बकौल बज़िद है कि इसका कुछ करना पड़ेगा। तो क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आमिर साहब आपने सही कहा, माले मुफ्त दिले बेरहम, जो आप पे, हम सब पे, आवाम पे जो टैक्सेस लगा के पैसा इकट्ठा किया जाता है उसका 57.5% सूबों को चला जाता है। चले हम मान भी लें कि सूबों की जो आवाम है पाकिस्तानी आवाम है, तो अगर सूबे में जा रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वो जो पैसा सूबों को जा रहा है उससे ना तो सेहत के इंडिकेटर्स बेहतर हुए, ना हेल्थ के इंडिकेटर्स बेहतर हुए, ना ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हुए, बल्कि हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए, गाड़ियां खरीदी और अभी तक खरीदी जा रही हैं। जो सूबों की ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने अपने लिए 150 से 200% तक इजाफी तनख्वाहें ले ली, एग्जेक्टिव अलाउंसेस ले लिए। वो जो एग्जेक्टिव अलाउंस की वबा है वो जब वही प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी वफाक में आई तो अपने साथ यहाँ पे ले आई। आपने देखा पिछले साल के बजट में उन्होंने भी 150% का एग्जेक्टिव अलाउंस ले लिया। तो ये जिस तरीके से पैसा सूबों को गया, और शहबाज ये तो बिल्कुल पूरा आर्गुमेंट बनता है कि जनाब वो अपनी ना प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं, ना ज़राअत का लगाते हैं, ना रिटेलर को हाथ डालते हैं, अपनी आमदन बढ़ाने की कोशिश करिए। तो पूरा आर्गुमेंट है फॉर एंड अगेंस्ट। मगर प्रॉब्लम है कि इम्प्लीमेंट करना, कि इसको हाथ डालना, एक बड़ी कमज़ोर कोलिशन गवर्नमेंट है और सूबों के सर पे ही चल रही है, ख़ासतौर पे पीपल्स की पार्टी के। तो जो असल स्टोरी जिस पे मैं आपका चाह रहा हूँ कि IMF कह रही है करो
करें तो तब मरते हैं, ना करें तो तब मरें, कितना किसके ऊपर एम्फेसिस है IMF का? देखिए, IMF का इसके ऊपर काफी ज्यादा एम्फेसिस है। जो इनकी ओपनिंग मीटिंग होती है और उस मीटिंग में जो जुमेरात को हुई थी पिछले, उसमें जो इश्यूज हाईलाइट होते हैं वही मेन इश्यूज होते हैं। ऑल्दो वो इस जो प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है इसकी सेहत पे तो फर्क नहीं डालेंगे, लेकिन आइंदा आने वाले बड़े प्रोग्राम के ऊपर उसका असर डालेंगे। कल जो एक मुलाकात हुई फॉरेन एम्बेसडर्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज के और यूरोपियन के, IMF की, उन लोगों को बुलाया नाश्ते पे और नाश्ता करवा के उनको बताया गया, उसके अंदर भी ये इशू डिस्कस हुआ। उनको भी बताया गया कि जस्टिफिकेशन क्या है। आप जो 2 दफा ये बात आपने फरमाई है कि करें तब भी मरते हैं, ना करें तब भी मरते हैं, अब ये चॉइस जो है हुकूमत की और हमारे तमाम हुक्मरानों की है। ये जितना भी कमजोर कोलिशन नजर आ रहा है ऊपर से, अंदर से ये मजबूत कोलिशन इस तरीके से भी है कि आमिर मतीन साहब, इनके पास 2/3 अक्सरियत है आज के दिन में। तो अगर 2/3 अक्सरियत है और अगर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी चला रही है और अगर उसकी विल है तो फिर सब कुछ हो सकता है। इस वक्त अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तो 2/3 के बगैर भी NFC का जो आपस में अगर सूबे और वफाक बैठ के डिसाइड कर लें, नया एग्रीमेंट हो जाए, तो उसके लिए आईनी तरमीम की भी मेरा ख्याल जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आमिर साहब इसलिए जरूरत पड़ेगी कि NFC अवार्ड जब हो गया ना, तो उसके बाद जब 18वीं तरमीम हुई तो आइन में ये लिख दिया गया कि आइंदा सूबों का हिस्सा 57.5% से कम नहीं हो सकता। वो उसके लिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, जरूरत है। अब आ जाते हैं कट्टा नंबर 2, हमारे पास क्योंकि टाइम थोड़ा है। कट्टा नंबर 2 आपके बकौल IMF को हमने ये एश्योरेंस दिलवा दी है कि जनाब उनको जो लाइबिलिटीज़ जो हमारी 493 अरब रुपया जो कि हमने CPEC के तहत उनको देना है, तो हमने उनसे कहा है कि हम उनको फ़िलहाल नहीं दे रहे, और अगर नहीं देते तो हमारा चाइनीज़ के साथ 2015 का जो उनके साथ मुआहदा हुआ है उसके बगौल हम अपनी जो है उनको इम्यून रखेंगे अपने सर्कुलर डेब्ट के मसाइल से, और उनकी तफसीलात में रुकावट नहीं आएगी। तो इस कट्टे में CPEC के और चाइना का IMF वर्सेस CPEC में, यानी कह लें कि US यूरोपियन स्लैश वर्सेस चाइना, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये कट्टा खुलता है। देखिए, ये बड़ा ही एक अहम इशू है और मेरा ख्याल जितनी ज्यादती इस मामले में हम चीन के साथ कर रहे हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं करने। जिस तरीके से चीन मुसलसल पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वो कैश डिपॉजिट आपके पास रखवाए हुए हैं, कमर्शियल लोन्स हैं, एक ट्रेड फैसिलिटी है $4.5 अरब डॉलर की, वो भी हमने कर्जे में इस्तेमाल कर ली, और बायलैटरल कर्जा भी हम उनसे लेते रहते हैं और मांगते रहते हैं। ये मेरा ख्याल है कि बड़ी ज्यादती वाली बात है। अभी इनका जो अरेंजमेंट है, जो आपने 2015 वाली बात की थी एग्रीमेंट की, जो मैंने खबर में भी लिखा, उसके तहत तो कोई काम ये हो नहीं रहा। बजाय इसके कि फंड बनता, इन्होंने एक सालाना 48 अरब रुपए अकाउंट में डाल देते हैं हर साल। अब 48 अरब रुपया जो सालाना डालते हैं, जो महीने का 4 अरब रुपया बनता है, और उससे जो आप लायबिलिटी सेटल करने की कोशिश करते हैं, उसका आप अंदाजा इस बात से लगा लें कि ये 4 अरब माहाना इजाफी देने के बावजूद भी, जो कि इजाफी नहीं है, बजट से जा रहा है, उसके बावजूद भी चाइनीज जितनी बिलिंग करते हैं, जो बिजली हमें बेचते हैं, 90 से 92% सेटल होता है। वो आवाम से भी रिकवर करके बिजली के बिलों की सूरत में, और 4 अरब रुपया डाल के भी, तो 8 से 10% अभी भी सर्कुलर डेट में ऐड हो रहा है। जब मैंने स्टोरी की तो उस वक्त मैंने नंबर दिया था एंड जनवरी का, उस वक्त था 493 अरब रुपया। आज मैंने फरवरी का नंबर चेक किया, वो 515 अरब से भी क्रॉस कर चुका है। तो ये इतना बड़ा इशू है कि ये एक मसला बनने जा रहा है इनके लिए। ऑल्दो ये अब उनको यकीन दहानी करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अगला प्रोग्राम नया बड़ा साइन हो जाएगा तो हम इसका कुछ करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम चाइनीज को उनकी एक्सपेक्टेशंस और कानूनी जो हमारी उनके साथ एग्रीमेंट्स उसके मुताबिक उनको सेटिस्फाई कर सकें, क्योंकि हुकूमत वक्त की इस वक्त जो प्रायोरिटी है IMF का प्रोग्राम है। तो अगर IMF का प्रोग्राम है तो US एज ए मेजर स्टेक होल्डर, उसकी एक स्टेटेड पोजीशन है, आपको पता है, वो कह रहे हैं कि जो IMF का पैसा है वो चीन को नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान की एक मजबूरी इस वक्त बन गई है कि दोस्त मुल्क चीन को वो पसे पुश डाल के वो IMF का प्रोग्राम ले और अमेरिकन पॉलिसी की लाइन को टोक। सो कैश 22 सिचुएशन यहाँ भी आ गई। अब आ जाते हैं कट्टा नंबर 3। कट्टा नंबर 3 ये है कि आपके बकौल ये हमने ये जो इंश्योरेंस दिलवाई थी IMF को कि जनाब हम अपनी जो रिकवरी है, जो हमारे गैस की और ये जो बिलों की चोरी के हवाले से लाइन लॉसेस जो हैं, ये 263 बिलियन पे हम ले आएंगे, और जो पहले ही जो सर्कुलर डेट है वो 2.3
ट्रिलियन रुपीस का है, इसको स्ट्रिक्ट करके रखे। वो कहते हैं जनाब आप नहीं हैं। और आम आदमी के लिए बहुत ही अहम खबर ये है कि कल हमने दी कि जनाब वो प्रपोज किया गया 7 रुपए पर यूनिट, 147% जो है आप बिजली के रेट बढ़ा दें। आज ये मजीद आ गया कि फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के 5 रुपए ये भी बढ़ाने की तजवीज़ आ गई है। तो आवाम को तो एक तरफ कीमा निकल जाएगा, दूसरी तरफ से हमने IMF को भी खुश करना है और आसान काम ये है कि आवाम को ठोकते रहें। तो इस कट्टे का क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, इसका कोई हल नहीं है। ये बदकिस्मती की बात है। अभी आप अप्रैल में देखेंगे बिजली की कीमतें सेमाही बुनियादों में इजाफा हो जाएगा। जब जुलाई आएगा तो एक बड़ा इजाफा हो जाएगा एनुअल बेस एडजस्टमेंट में, जिसके हमने IMF को यकीन दहानी करा दी है। आज आपने खबरें पढ़ ली हैं कि सुई सदर्न गैस कंपनी और सुई नदरन पाइपलाइंस लिमिटेड ने भी उन्होंने पिटीशन डाल दी कि और गैस की कीमतों में इजाफा करो। और कल आपने देखा कि स्टेटमेंट आई जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की कि एक ही हो रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने ही बच्चे पूछ रहे हैं कि एक ही हो रहे हैं। प्रॉब्लम अब ये है आमिर मतीन साहब के, अगर ये बड़ा प्रोग्राम साइन करना चाहते हैं, जो खुद ही पब्लिकली कह चुके हैं, वज़ीर आज़म ने भी कहा और फाइनेंस मिनिस्टर जब हमसे मिले तो उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी, तो फिर उसकी जो बोझ है, मुझे ये लग रहा है माजी की तरह उसका भी बोझ सार्फिन पे ज्यादा पड़ेगा। कि हमारे जो वेस्टेड स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो संजीदा हों तो वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएं, वहां से पैसा बचाएं। जो हमने कर्जा लिया हुआ है, खुद मोहम्मद औरंगजेब साहब एक बैंकर हैं, उनके बैंक से भी हुकूमत पाकिस्तान हर महीने कर्जा लेती है और आइंदा भी लेती रहेगी। तो अगर ये कर्जों की तंजीमें न कर ले, वहां से फिस्कल स्पेस क्रिएट कर ले कि बजाय कि मजीद अवाम का सत्यानाश करे। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जो बिजली और गैस है उसको तो आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो लेकिन वो जो ये आपकी ख्वाहिश लगती है कि इनको वहां से फिस्कल स्पेस क्रिएट करनी चाहिए, मगर यहाँ पे हमेशा इजी टारगेट ये होता है। तो ये जो ऑलरेडी इस वक्त रमज़ान चल रहा है, ऑलरेडी लोगों की चीखें निकल गई हैं ये बिलों की कीमतों के ऊपर। और आइंदा जो ये बिजली की जो प्रपोजल्स आ रहे हैं कि जिस तरीके से गैस की पहले ही क़यामत खेज किस्म की जो है कीमतें बढ़ चुकी हुई हैं, और अब ये बिजली का बिल जिस तरह की प्रपोजल आ रहे हैं, कल 147%, मतलब ये है कि जिसका आगे 4,000 आ रहा था उसका 10,000 आएगा। बहुत बड़ी इंक्रीज है। और ये अभी फ्यूल एडजस्टमेंट जो है इसका भी 5% की प्रपोजल आ गई है। तो मिला जुला के अवाम की तो आगे कोई आपको नज़र आता है कोई आसानी, कोई इम्कान हो कि उनके लिए कोई आसानी महंगाई के हवाले से या ये यूटिलिटीज़ के हवाले से नज़र आए? अच्छा, ये आमिर मतीन साहब जो आपने 2 दफा जिक्र फरमाया 147% बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का, ये मैंने अभी चीज देखी नहीं है। नहीं, कल की ये खबर थी कि प्रपोजल नेपरा की तरफ से आई है, ये हुआ नहीं है, प्रपोजल दी गई है। वो अभी वो जो इन्होंने डिनाई भी नहीं किसी ने किया। ओके, वो जो अभी पिटीशन जो फाइल की है ना कंपनीज ने जुलाई से गैस की बिजली की कीमतों में इजाफे की, वो भी इनिशियल स्टेज के ऊपर है। लेकिन वो तो बात की बात है, जितना भी इंक्रीज आता है 50, 100 या 150%, वो जब डिटर्मिनेशन हो जाएगी पता चल जाएगा। वो जितना भी इंक्रीज है आमिर मतीन साहब, वो अब नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि एक हकीकत है कि मैं आपको अपने बिल का बता रहा हूँ, चले अल्लाह ताला ने हमें बेतौफीक दी, हम थोड़ा सा बेहतर पे कर सकते हैं। अगर मेरी अपनी इस महीने की कंजम्पशन 300 यूनिट से कम थी, मेरा बिल 300 यूनिट्स का जो है वो किसी दौर में अगर आपका 600 यूनिट कंज्यूम होता था उसके बराबर है। मेरा 300 से भी कम है और मुझे कोई सब्सिडी नहीं है और ना मुझे चाहिए, बट मैं अपनी कंजम्पशन की बात कर रहा हूं। अगर 300 यूनिट, जो आपको पता है मतीन साहब, गर्मी में हर घर की कंजम्पशन होती है मिनिमम, जिसके घर में एसी नहीं भी है, जो पंखे चला रहा है, उसकी भी कंजम्पशन जो है यूनिट्स की 300 से ज्यादा हो जाती है समटाइम्स। तो उसका अगर बिल आ रहा है 12,000, 14,000। और जो एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसको हम सब लोग इग्नोर करते हैं, IMF ने जो एक अच्छी बात की इस प्रोग्राम के टॉक्स के दौरान, ये जो हमने 7 रुपए फी यूनिट बिजली बढ़ा दी है मंथली की, तो तुम लोगों ने बढ़ाई कैसे है? ये किया क्या तुम लोगों ने? सस्ती गैस जो मकामी तौर पर पैदा होती है वो दे दिया आपने खाद बनाने वाले कारखानों को, उसका फायदा भी किसान को नहीं हुआ, वो ले गए 3-4 बड़े कारखाने। और जो उसके बजाय सस्ती गैस उसको देने के महंगी आपने LNG, महंगा फर्नेस ऑयल, महंगा डीजल मंगवाकर आपने 24 से 45 रुपए फी यूनिट बिजली बना के आपने बेच दी और 7 रुपए आपने फी यूनिट रिकवरी कर ली। तो IMF इस चीज के ऊपर अब सेंसिटिव हो रहा है कि जितना आवाम के ऊपर बोझ पड़ चुका है, इससे मजीद नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो जुलाई की एडजस्टमेंट आएगी उसका बोझ पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब। माजरत, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आमिर साहब, देखने वालों का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।